हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोगों को एक टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। अगर कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेशित कण रख दिया जाए या यू वेग से गति करे तो उसका पथ कैसा होगा। आज हमें इस आवेशित कण के पथ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें जिससे कि वह सारी चीजें जान सके जो आगे परीक्षा में भविष्य में जिनसे प्रश्न पूछा जाना है, उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो बेहतर तभी होगा जब आप पूरा देखेंगे, तभी पूरी बातें समझ में आएगी। तो देखिए, आज का हम शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। यहां हमने एक चित्र दिखाया है। इस चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष और एक मूल बिंदु है और इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है जिसकी दिशा हमने लंबवत ऊपर दिखाया है। यहां लंबवत ऊपर की ओर यह वाई अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब देखिए, एक बिंदुओं है यहां पर, बिंदुओं, इस बिंदुओं पर हमने एक आवेशित कण लिया है। इस पर आवेश क्यू है, इस आवेशित कण पर क्यू आवेश है और यह क्यू आवेशित कण यू वेग से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। तो यहां क्षैतिज एक्स अक्ष की अनुदिश गति हो रही है और किस वेग से? यू वेग से। और जैसे ही यह इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जैसे ही यह कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, इस पर एक वैद्युत बल आरोपित होगा और वैद्युत बल की दिशा क्या होगी? क्षेत्र की ओर। वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, तो इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं वैद्युत बल इस पर आरोपित होगा। वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश है तो वाई अक्ष के अनुदिश इस पर एक वैद्युत बल आरोपित होगा। अगर इस आवेशित कण पर वैद्युत बल आरोपित हो रहा है तो निश्चित ही बल की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न होगा, बल की दिशा में उस पर त्वरण कार्य करेगा। तो वही बातें यहां फिगर में दिखाया गया है। जैसे जैसे यह आवेशित कण आगे बढ़ेगा, यह एक समतल गति होने लगेगी, एक समतल में गति होने लगेगी, मतलब दोनों अक्षों के अनुदिश गति होगी। यहां द्विविमीय गति होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश साथ साथ वाई अक्ष के अनुदिश भी। तो इसका पथ एक वक्राकार पथ प्राप्त होगा। उस वक्राकार पथ को यहां डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि यह बिंदु वो से चलकर और बिंदु पी पर इस तरीके से एक वक्र के रूप में आगे बढ़ेगा। उसका कारण वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लग रहा है, इस कारण से उसकी गति प्रभावित हो रही है। तो देखिए, आइए देखते हैं हम कि इस आवेशित कण पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। तो आवेशित कण पर कार्यरत वैद्युत बल, पर कार्यरत वैद्युत बल वैद्युत बल F इक्वल, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आवेशित कण पर बल आवेश का परिमाण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। इतना वैद्युत बल इस पर कार्य करेगा। अब वैद्युत बल कार्य कर रहा है तो इसलिए बल के प्रभाव में इसकी गति होने लगेगी। हमने जरूर यू वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश फेंका था, लेकिन अब बल के प्रभाव से इसकी गति धीरे धीरे वाई अक्ष के अनुदिश होना शुरू होगा, मतलब ये वक्रीय पथ पर गति करना शुरू करेगा। तो अब इसके कारण आवेशित कण में त्वरण उत्पन्न होगा। आवेशित कण में उत्पन्न त्वरण क्यू आवेशित कण है, आवेश इस पर क्यू है, तो क्यू आवेशित कण पर कार्यरत बल F इक्वल टू क्यू। अब आवेशित कण का त्वरण कितना होगा कि गति में उत्पन्न त्वरण, देखिए त्वरण बराबर होता है, त्वरण चूंकि एक सदिश राशि है और ये बल और द्रव्यमान का अनुपात होता है, बल और द्रव्यमान का। ये कण है, हमने मान लिया कि इसका द्रव्यमान m है, इस कण के द्रव्यमान को हमने m मान लिया, m द्रव्यमान है। तो अगर m द्रव्यमान है तो जो बल कार्य कर रहा है उस बल को द्रव्यमान से भाग करने पर त्वरण मालूम चलना चाहिए।
अब देखिए यहां ऊपर हम बल निकाल चुके हैं, बल जो है वो क्यू ई के बराबर है, क्यू इंटू ई अपॉन एम, ये लिख सकते हैं। तो ये त्वरण सदिश राशि है, इसलिए यहां पर तीर लगाया गया। अब देखिए त्वरण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यहां से देखिए तो त्वरण की दिशा बल की दिशा में होगी, मतलब बल, वैद्युत क्षेत्र और त्वरण ये तीनों ही वाई अक्ष के अनुदिश कार्य करेंगे, इन तीनों की दिशा वाई अक्ष के अनुदिश होगी। तो अब हम यहां से केवल परिमाण ले सकते हैं, ए बराबर क्यू ई बाई एम। आगे जरूरत पड़ने पर इसके परिमाण को हम केवल लिखेंगे ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम, इसका हम उपयोग करेंगे। अब देखिए, अब इस गति का हमें अध्ययन करना है। हमें मालूम चल गया कि वाई अक्ष के अनुदिश लगने वाला त्वरण जो है वो क्यू ई बाई एम है। तो अब इस गति का अध्ययन करना है, और गति द्विविमीय है, दोनों अक्ष के अनुदिश हो रहा है। तो हमने मान लिया कि टी समय पश्चात कण बिंदु पी पर पहुंचता है। यदि टी समय पश्चात या टी सेकंड पश्चात कह सकते हैं, टी सेकंड पश्चात कण बिंदु पी पर पहुंचता है, जहां बिंदु पी का निर्देशांक x, y है। निर्देशांक समझते होंगे, निर्देशांक ये दिखाया गया कि यहां से जब चलना शुरू किया तो टी सेकंड पश्चात जब बिंदु पी पर पहुंचा, यहां तक पहुंचने में लगा समय टी माना गया। तो टी समय पश्चात जब बिंदु पी पर पहुंचा तो उस समय वाई अक्ष से कितनी दूरी आगे बढ़ा, मतलब एक्स अक्ष के दिशा में कितनी दूरी तय किया। तो एक्स अक्ष के दिशा में चली गई दूरी एक्स, और वाई अक्ष के दिशा में चली गई दूरी वाई, या हम कह सकते हैं वाई अक्ष से दूरी एक्स और एक्स अक्ष से दूरी वाई। तो यहां हम जो निर्देशांक लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, वो भुज और कोटि होता है। एक्स क्या बताता है, वाई अक्ष से दूरी, और कोटि बताता है एक्स अक्ष से दूरी। तो यहां इसीलिए हमने एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स विस्थापन हो रहा है और वाई अक्ष के अनुदिश वाई विस्थापन माना है। तो अब हम दोनों अक्षों के अनुदिश इसके विस्थापन का हम समीकरण लिखेंगे। तो देखिए पहले एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, तो एक्स अक्ष के अनुदिश हमें विस्थापन निकालना है। तो देखिए विस्थापन समीकरण लिखने से पहले हम देखेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश वेग का कौन सा घटक कार्य करेगा। तो वेग का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक यू एक्स लिखा जा सकता है, यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू यू के बराबर, क्योंकि प्रारंभिक वेग जो दिया गया था कण को वो यू दिया गया था, एक्स अक्ष के अनुदिश दिया गया था। तो एक्स अक्ष के अनुदिश इसका प्रारंभिक वेग यू एक्स यू के बराबर होगा। और देखिए यहां पर जो त्वरण कार्य कर रहा है उस त्वरण को अगर दो घटकों में वियोजित करें तो त्वरण का जो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक होगा वो शून्य होगा, क्योंकि त्वरण कार्य कर रहा है वाई अक्ष के अनुदिश। यहां से हम त्वरण का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक अगर देखें तो ये 0 होगा। एक्स अक्ष के अनुदिश कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा, त्वरण कार्य कर रहा है बल की दिशा में, यानी वाई अक्ष के अनुदिश। तो अब हम गति का समीकरण यूज कर सकते हैं। गति का समीकरण देखिए क्या यूज करेंगे, गति का समीकरण h बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर, यहां त्वरण ए का प्रयोग हो रहा है। तो अब हम ए वाले त्वरण का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। विस्थापन समीकरण x इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए x बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये दिखाया गति के समीकरण से लिया गया है। h बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या x बराबर लिख दिया जाए। तो यहां देखिए दूरी कितनी है, x है, तो x बराबर अब यूटी मतलब x अक्ष के अनुदिश वेग का घटक और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए में कौन सा x अक्ष के अनुदिश त्वरण का घटक लिखा गया है। तो अब ये दोनों मान हमको मालूम है, रख दीजिए। यहां से x की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी,
x इक्वल यू एक्स को हम u रख दे, यहां हो जाएगा u प्लस यू इंटू टी प्लस 1/2 ax की वैल्यू 0 है इंटू टी स्क्वायर। ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा यहां केवल x इक्वल यू टी, x इक्वल टू यू टी। तो यहां से हम समय निकाल लें, यहां से समय निकालेंगे t बराबर यह आ जाएगा x अपॉन यू, इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं। हमें मालूम चल गया O से P तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो समय t बराबर x अपॉन यू। अब हम देखिए y अक्ष के अनुदिश अगर देखें कितना विस्थापन हो रहा है, उसके लिए समीकरण y अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश देखिए, अब y अक्ष के अनुदिश अगर वेग का घटक देखें uy, तो ये 0 होगा, क्योंकि यहां जो प्रारंभिक वेग दिया जा रहा है आवेशित कण को x अक्ष के अनुदिश दिया जा रहा है, कण को x अक्ष के अनुदिश u वेग से वैद्युत क्षेत्र में गमन कराया जा रहा है। और यहां देखिए त्वरण का अगर y अक्ष के अनुदिश घटक देखें ay, तो ये a के बराबर होगा, और a का मान ऊपर निकाल चुके हैं QE बटा m। अब हम y अक्ष के अनुदिश अगर विस्थापन समीकरण लिखना चाहें, तो y अक्ष के अनुदिश विस्थापन हो रहा है y इक्वल टू यहां लिख देंगे uy इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। अब इन मानों को इसमें रख दीजिए, तो इन मानों को रखेंगे जब uy का मान a के बराबर है, तो uy की जगह पर uy का मान 0 है, ay जो है वो QE बाई m है, तो uy यहां 0 रखा जाएगा, तो ये 0 इंटू टी और t का मान x बाई यू प्लस 1/2 ay हम QE बाई m लिख सकते हैं, QE बटा m, ये हो गया ay का मान इंटू टी स्क्वायर, तो t का मान ऊपर निकाल चुके हैं समीकरण 1 में x बटा यू, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये पद हमको 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 में x बाई यू का जब गुणा कराएंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। यहां से हमको मिल रहा है y बराबर ये पहला पद 0 प्लस 1/2 QE बटा m इंटू नीचे यू स्क्वायर भी मिल रहा है, यू स्क्वायर, और साथ में इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए हम लिख रहे हैं इस पद को, यहां क्लियर नहीं दिख रहा होगा, नीचे हो गया है, थोड़ा ऊपर करके लिख दे इसको, यहां नीचे हो गया है, शायद ना दिख रहा हो, तो यहां हम लिख रहे हैं देखिए y इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस यहां से देखिए ये QE बाई 2mu स्क्वायर नीचे बचेगा, QE बटा 2mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस रूप में आ रहा है। ऊपर QE बाई 2m और यहां u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, या इसी को देखिए अब जोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू QE बटा 2mu स्क्वायर, ये पूरा एक पद हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हमको एक समीकरण मिल गया, एक समीकरण यहां से 2 नंबर मिल गया। अब इस समीकरण को देखा जाए तो अगर ब्रैकेट वाली राशि को हम c मान लें तो ये y बराबर cx स्क्वायर के रूप का है। यह समीकरण जो मिल रहा है y बराबर cx स्क्वायर के रूप का है, जो कि एक परवलय का समीकरण है। तो यह समीकरण परवलय के समीकरण के समान है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि इसका जो गमन पथ है आवेशित कण का, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गमन करे, उस पर चले, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वो गमन कर रहा है तो उसका पथ कैसा होगा, तो पथ यहां क्या सिद्ध हो रहा है, परवलयाकार। तो कभी कभी ये डायरेक्ट y इक्वल टू इतना दिखाने के लिए प्रश्न पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो y इक्वल टू QE बटा 2mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर,
ये सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये तरीका है। और यहां अब हम बता सकते हैं कि अगर कोई आवेशित कण है एक समान वैद्युत क्षेत्र में गमन कर रहा है तो उसका गमन पथ जो होगा वो परवलयाकार होगा। इस समीकरण से यह सिद्ध होता है। तो यहां हम चाहे तो नीचे लिख दीजिए समीकरण दो परवलय के समीकरण y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर के रूप का है अतः वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, अतः आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है। तो ये सिद्ध करने के लिए भी पूछा जा सकता है या ऑप्शनल प्रश्न भी बन सकता है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ होता है, गमन पथ होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बताया जाएगा परवलय के रूप में या वृत्तीय होता है या सरल रेखीय होता है। इस तरीके से ऑप्शनल मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। अब हम आगे चालक और विद्युत रोधी की बात करने वाले हैं। चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधी क्या होते हैं। देखिए अगला टॉपिक, यहां हम चालक और विद्युत रोधी की बात करने वाले हैं। चालक, कंडक्टर जिसको कहते हैं। सबसे पहले हम चालक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कंडक्टर, ये क्या होते हैं चालक। देखिए हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि चालक वह होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत का चालन किया जा सके। वह पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाए, तो विद्युत क्षेत्र लगाया जाने पर जिसमें आसानी से आवेश वाहकों का गमन होता हो, आवेश वाहक आसानी से जिनमें प्रवाहित होने लगते हो, ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं। चालक वह सभी पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर आवेश वाहकों का प्रवाह आसानी से होने लगे, तो ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं। और चालक का अगर उदाहरण देना है तो इसका एग्जाम्पल देखिए, चालकों का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है धातुएं। जितनी भी धातुएं हैं वह सभी धातुएं चालक होती हैं। धातुएं चालक होती हैं। अब धातुओं में जैसे हम कह सकते हैं तांबा हो गया। देखिए धातुओं में तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा हो गया, या चांदी कह सकते हैं, आदि। ये जितने भी धातुएं होती हैं, इसमें पारा भी कहा जा सकता है। पारा भी एक चालक होता है क्योंकि ये द्रव अवस्था में होता है, लेकिन धातु है, द्रव अवस्था वाला धातु है, इसलिए वो भी एक चालक है। तो धातुएं जो होती है वो विद्युत की चालक होती है, सुचालक कही जाती है। क्यों सुचालक कही जाती है? तो इनकी संरचना के कारण धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें आवेश वाहक बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए जब उस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो वो आवेश वाहक उसमें आसानी से चलना शुरू कर देते हैं, प्रवाहित होना शुरू कर देते हैं। एक निश्चित दिशा में वो आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं, उसमें विद्युत चालन आसानी से होने लगता है। इसी कारण से धातुओं को हम चालक कहते हैं। धातुएं चालक होती है। और विद्युत रोधी क्या होते हैं? देखिए विद्युत रोधी को हम
अचालक भी कह सकते हैं। विद्युत रोधी अथवा इसको कई नामों से जानते हैं। अचालक या कहीं कहीं कुचालक लिखा मिल जाता है, कुचालक। या एक और भी नाम प्रचलन में है, परावैद्युत। परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक, वो भी विद्युत रोधी को ही कहा जाता है। तो ये सभी नाम एक ही पदार्थ के हैं। विद्युत रोधी कहिए या अचालक, कुचालक या परावैद्युत। तो क्या होते हैं ऐसे पदार्थ? अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? तो विद्युत रोधी पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत चालन न किया जा सके, जिसमें आसानी से विद्युत चालन संभव ही ना हो। जिसमें विद्युत चालन संभव नहीं है उनको हम वैद्युत रोधी कहेंगे। वह सभी पदार्थ वैद्युत रोधी होते हैं। जैसे कांच कह दिया जाए, रबर कह दिया जाए, कागज, इसमें भी वैद्युत रोधी पदार्थ के भी उदाहरण हैं। कांच, रबर, कागज, लकड़ी आदि, ये सभी वैद्युत रोधी कहलाते हैं। इस पे अगर वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो इसमें विद्युत चालन नहीं होता, आवेशवाहक गति नहीं कर पाते, आवेशवाहकों की गति इसमें संभव नहीं होती है। इस कारण से इनको विद्युत रोधी या परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत, जिसमें विद्युत चालन संभव ना हो। इसमें ध्रुवण होता है, परावैद्युत का ध्रुवण करके उनके पृष्ठ पर आवेशित मतलब आवेश उत्पन्न किया जाता है, उनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन वहां आवेश का चालन नहीं होता, यह ध्यान रखिए। क्योंकि इसमें विद्युत रोधी में आवेश का चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, इसलिए वो उसमें विद्युत प्रवाह आसानी से होने लगता है। इसमें ऐसा नहीं होता। अब देखिए, अगर कहा जाए सबसे अच्छा चालक कौन सा है, कौन सा सबसे अच्छा चालक है, तो सर्वश्रेष्ठ चालक हम चांदी को मानते हैं। चांदी ये सर्वश्रेष्ठ चालक है, सबसे अच्छा चालक। और उसके बाद में तांबा है, फिर एल्यूमिनियम है। इस तरीके से इनका एक निश्चित क्रम है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है तो घरों में हम वायरिंग जब करते हैं तो उसमें तांबे का तार क्यों प्रयुक्त करते हैं, चांदी का क्यों नहीं? तो चांदी महंगा है, उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इस कारण से हम चांदी का नहीं प्रयुक्त करते बल्कि तांबे का प्रयुक्त करते हैं। तो तांबे के तार वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं और सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होता है। तो विद्युत रोधी हो गया। अब देखिए, इसमें एक बात आई मुक्त इलेक्ट्रॉन की। भाई, चालकों में विद्युत चालन का कारण बताया गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हम उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानेंगे कि आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इनको फ्री इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में लिखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और साथ में एक टॉपिक और डिस्क्राइब किया जाएगा, बद्ध आवेश। बद्ध आवेश, तो यहीं पर हम इनको भी हेडिंग डाल दें। बाउंड चार्ज क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ ही समझ में आती है। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम समझना चाहते हैं क्या, तो उसके लिए हमें परमाणु की संरचना जाननी हो। तो परमाणुओं की संरचना कैसी होती है, तो परमाणु में बताया गया कि बहुत छोटा सा एक धनावेशित भाग होता है और उसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण रहता है और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इस तरीके से। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सभी कोष की अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। और ये बाह्य कोष जो होता है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही अधिकतर रह सकता है। बाह्य कोष में 1 या 2 मैक्सिमम रखा जाता है। वो सब रसायन विज्ञान में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 1 या 2 मैक्सिमम होता है। वहां अष्टक देखा जाता है। जब अष्टक पूरा होने लगता है तो फिर अगले में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। तो फिलहाल यहां देखिए, बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, इसका नाभिक से जो आकर्षण बल है वो सबसे क्षीण होता है। सबसे कमजोर नाभिक का आकर्षण इस पर कार्य करता है। ये हम धातुओं की बात कर रहे हैं। तो धातु का कोई परमाणु ले लिया जाए तो धातु के परमाणु में जो सबसे आखिरी कोष होता है, अंतिम कोष, उसको संयोजी कोष कहते हैं। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो आकर्षण है वो सबसे ज्यादा क्षीण रहता है। अब नाभिक का आकर्षण दूर होने के कारण क्षीण, और साथ में बीच में विभिन्न कोषों के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण भी इस पर कार्य करता है। भाई इसके पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन वितरित है तो वो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, और इधर नाभिक का आकर्षण इस पर कार्य करेगा और इन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण कार्य करेगा। अब चूंकि नाभिक बहुत छोटा है, वो बीच में स्थित है, मध्य में, उससे दूरी भी इनकी ज्यादा है, और उस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कोई दूसरा समान प्रकृति वाला आवेशित कण आता है तो वो रिपेल करता है, नजदीक है, इसका प्रतिकर्षण ज्यादा कार्य करेगा। नाभिक के आकर्षण की तुलना में, इस नाभिक के आकर्षण की तुलना में यह प्रतिकर्षण ज्यादा काम करता है। इस कारण से सामान्य ताप पर ही धातुओं के परमाणु से संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर पूरे धातु क्रिस्टल में, या जालक कह सकती है, पूरे धातु जालक में वह स्वतंत्रता पूर्वक गति करना शुरू कर देते। तो ये बाहरी कोष के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो फ्री हो जाते हैं, वो पूरे धातु में, धातु को छोड़कर बाहर नहीं जाते, रहते हैं उसी धातु में, उसी पदार्थ में रहते हैं, लेकिन उसका क्रिस्टल जहां तक है, उसका जालक जहां तक है, उस जालक में वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं। और इस प्रकार से गति करते हैं कि उनका आपस में टक्कर भी होता है। अब जिस परमाणु से वह इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं वो परमाणु भी धनावेशित हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकले तो वह परमाणु धनावेशित होगा। तो अगर इसके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन ये मुक्त हो जाए, बाहर निकल जाए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, इस पर आवेश, ऋणावेश आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से इस परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये जो भी परमाणु है ये धन आयन कहलाएगा, ये धन आयन के रूप में हो जाएगा। इस पर धनावेश उत्पन्न हो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके नाभिक में धनावेश का 1 इकाई वृद्धि हो जाएगा बाहर इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। तो उदासीन परमाणु में जितना नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदासीन होता है जब परमाणु, और अगर बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वहां नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का प्रभाव बढ़ जाता है। अब कितने प्रोटॉन का, तो तुलना करें, जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना प्रोटॉन का प्रभाव इस पर कार्य करने लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक प्रोटॉन का प्रभाव कार्य करता है, मतलब एक धनावेश उस पर उत्पन्न हो जाएगा। एक धन आवेश के रूप में यह यहां प्रकृति अपनी प्रदर्शित करेगा। तो अब इस पर एक धनावेश उत्पन्न हो गया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। तो जो मुक्त हुआ इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त हुआ है इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये धनावेशित जो आयन है, जो धनावेशित परमाणु है या धनायन कह सकते हैं, इसको कहेंगे बद्ध आवेश। बद्ध आवेश। अब बद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से एक दृढ़ आयामी जालक के रूप में उनकी संरचना होती है। परमाणु अपने आसपास एक दृढ़ आयामी जालक के रूप में वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उन पर एक अंतरा परमाणविक आकर्षण बल कार्य करता है। वो उसी जालक में चारों तरफ से बंधे होते हैं, वो अपनी जगह से अलग नहीं हो सकते।
इसीलिए उनको बद्ध आवेश कहते हैं। भाई धन आवेश उस पर भी है, लेकिन वह आवेश स्वतंत्र नहीं है, वो अपने स्थान पर बद्ध है, इसीलिए इसको बद्ध आवेश कहते हैं। और ये स्वतंत्र है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके और बद्ध आवेश के बारे में पढ़ चुके। अब देखिए, जो चालक की बात हो रही थी, उस चालक पर हम, चालक के बारे में अगर कहा जाए, चालकों में धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता शब्द एक आता है, तो चालकों की धारिता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। वैद्युत धारिता अब हम चालक की जानेंगे। भाई चालक में कितना वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, उसी की माप को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो कोई चालक की वैद्युत धारिता, देखिए अगर चालक, मान लीजिए चालक छोटा है, छोटा सा हमने एक तार लिया और इसको आवेश दिया, और एक बड़ा सा तार ले लिया, एक बड़ा सा तार ले लिया, इसको आवेश दिया, तो अब किस पर ज्यादा आवेश संग्रहित हो सकता है, किस पर ज्यादा आवेश संग्रहित हो सकता है? तो स्वाभाविक है जिसका आकार बड़ा है उस पर अधिक आवेश हम संग्रहित कर सकते हैं। इस तार पर अधिक आवेश संग्रहित हो सकता है, जबकि इस तार पर इसकी तुलना में कम आवेश का संग्रहण हो सकता है। भाई आवेश संग्रहण की जो क्षमता है उसी की माप को हम धारिता कहते हैं। किसी वैद्युत चालक, कोई चालक है, उस चालक में वैद्युत आवेश के संग्रहण की क्षमता की माप को, अलग अलग चालकों में अलग अलग आवेश संग्रहण की क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए हम एक और उदाहरण दे रहे हैं कि पात्र है, कोई पात्र है, उस पात्र में एक पात्र है, इसमें मैक्सिमम मान लीजिए 1 लीटर द्रव आता है, और एक दूसरा पात्र है उसमें 5 लीटर द्रव आता है, मतलब इसकी तुलना में ये बड़ा है, तो अब इसमें ज्यादा द्रव आएगा, इसमें द्रव के संग्रहण की क्षमता अधिक कही जाएगी, इसकी धारिता ज्यादा कही जाएगी। ये ज्यादा द्रव अपने अंदर स्टोर कर सकता है और यह कम द्रव स्टोर कर सकता है, तो इसलिए इसकी धारिता कम, इसकी धारिता ज्यादा। यानी धारिता जो होती है वह आकार पर निर्भर करती है, आकार पर निर्भर करती है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम द्रव को समझते थे, उसी तरीके से यहां हम चालक का अध्ययन कर रहे हैं कि कोई चालक है तो विभिन्न आकार के अलग अलग चालकों में आवेश संग्रहण की क्षमता अलग अलग होती है, आवेश संग्रहण की क्षमता अलग अलग होती है। और यह देखिए, अगर हम कोई चालक, मान लीजिए यह, इस चालक को आवेश दे रहे हैं, इस चालक को हमने आवेश देना शुरू किया, और जैसे ही इसको आवेश देना शुरू करेंगे तो निश्चित ही इस पर विभव उत्पन्न होगा। भाई कोई चालक जब आवेशित होता है तो आवेशित चालक में क्या होता है, आवेश के कारण उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, रूप में स्टोर होगा। देखिए हम अगर इसको क्यू आवेश मान लीजिए दे रहे हैं, और क्यू आवेश देने में इसके विभव में परिवर्तन भी होता हो, यदि, यहां सबसे पहले परिभाषा इसकी क्या बताई गई, भाई चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, चालक की आवेश संग्रहण करने की, आवेश संग्रहण या आवेश के संग्रहण, आवेश संग्रहण की क्षमता की माप। चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, चालक की वैद्युत धारिता चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। अब यह, अगर कोई चालक, यदि चालक को, यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर
उसके वैद्युत विभव में वृद्धि V हो तब भाई आवेश देंगे तो वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा, जितने आवेश देते जाएंगे वैद्युत विभव उसी अनुपात में बढ़ेगा। जिस अनुपात में हम दे रहे हैं उसी अनुपात में